नीट का जो पेपर है दिसंबर के अंदर 14 तारीख को आयोजित होने जा रहा है और आप यहाँ आपने थ्योरी तो खूब पढ़ ली होगी, तो अब जो हम परीक्षा जैसे नज़दीक आती जा रही है तो हम क्या करने वाले हैं, PIQs यहाँ पर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपकी बेहतर हो सके। और साथियों हमें पता है कि तैयारी जब बेहतर तब होती है जब हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट भी करते जाएं और PIQs भी देखते जाएं। तो वापस हम आपके सामने आज फिर सीटेट की जो CDP है उसकी PIQs लेकर आए हैं। आप सभी जुड़ जाएं और वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करने वाले हैं और वीडियो को लाइक करेंगे। तो बढ़ते हैं साथियों, आज के PIQs हम देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न देखिए, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में पहचाना जाता है? वह संवेदनशील है, क्षेत्रीय है, प्रतिक्रियात्मक है या विशिष्ट है? तो कौन सा होगा साथियों? यानी कि एक विशिष्ट अवधि जिसके अंदर बहुत ही सरलता के साथ लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हम करते हैं और जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके साथ प्रतिक्रिया के माध्यम से हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, तो वह एक सेंसिटिव वातावरण का ही रूप माना जाता है साथियों। यानी कि जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उस माध्यम से उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं, अगर यहाँ कोई अमीर घर का बच्चा है तो उसका जिस तरह का वातावरण उसको मिला है, और मैं बात करूं गरीब घर का कोई बच्चा है तो उसका दोनों बच्चों में जो डेवलपमेंट में अंतर पाया जाता है साथियों, वो डेवलपमेंट में डिफरेंस जरूर पाया जाता है। तो वो किस माध्यम से होता है? वो सेंसिटिव जो मतलब पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक मां ने देखा, प्रश्न कह रहा है कि एक मां ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने की इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? यानी कि देखो, विकास का सिद्धांत साथियों ये कहता है कि चाहे एक माँ के यहाँ पर जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, दोनों के डेवलपमेंट में जो अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। विकास का सिद्धांत यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि हर बच्चे के अंदर यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। दो बच्चों के अंदर कभी भी समान रूप से उसका विकास नहीं हो सकता है। कभी हाइट बढ़ती है तो कभी उसकी वेट बढ़ता है, तो समान रूप से कभी किसके डेवलपमेंट नहीं हो सकता है साथियों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है साथियों। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के अंदर जो विकास होता है वह अलग अलग तरीके से ही हमें देखने को मिलता है। एक भी व्यक्ति में समान रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से विकास किस पर निर्भर है? जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंडेंट है? आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर है? जी हाँ। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर है? जी। भौतिक वातावरण पर है? जी हाँ। कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा साथियों? जो विकास है वो किस किस पर निर्भर करता है? वो आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो हमारे माता पिता और बच्चों के अंदर जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उनसे भी डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल होता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से भी हम जुड़े हुए हैं तो उनसे भी होता है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उससे भी हमारा डेवलपमेंट होता है। तो तीनों के तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। 4 ऑप्शन हो जाएगा साथियों। 1 2 3 तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? साथियों मैं बात करूं अगर जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है यहाँ पर सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार एक टीचर को किस स्टेज के अंदर पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से कौन सी अवस्थाओं में से क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था?
क्रमबद्धता का यानी कि सीक्वेंस के माध्यम से बच्चा हर चीज को अपने माइंड में रखता है, वह आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है साथियों। यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की बात करूं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की अगर बात की जाए तो इस स्टेज में बच्चा 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है, और इस स्टेज में बच्चा हर चीज, हर वस्तुओं को देखकर ही अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना पाता है और चिंतन कर पाता है। इसे हम कहेंगे मूर्त चिंतन बच्चा कर पाता है। तो अगर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा क्रमबद्धता नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जीवात के अंदर भी नहीं कर पाता है, सजीव निर्जीव को पहचान नहीं पाता है, और संरक्षण के अंदर भी बच्चा यानी कि छोटे बड़े के अंदर भी वस्तुओं के अंदर बच्चा फर्क नहीं कर पाता है, जैसे कि वो गिलास और पानी वाला उदाहरण हमने दिया था। तो ये सारी एक्टिविटी बच्चा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही कर पाएगा। कौन कह रहे हैं? जीन पियाजे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, पियाजे का ही आ गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि आत्मसात्करण क्या होता है साथियों? असिमिलेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान के अंदर नई चीज को ऐड करना, यानी कि पहले के ज्ञान में हम नई जो हमारा ज्ञान, नया जो ज्ञान है उसको शामिल करना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। नई नई चीजें हम सीखते जाते हैं तो आत्मसात्करण होता है। और समंजन यानी कि अकोमोडेशन होता है साथियों, समायोजन हम कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके उसमें जो बदलाव आता है वह समायोजन कहलाता है। तो इनके माध्यम से यानी कि आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं साथियों? क्या वह संतुलन होता है, असंतुलन होता है, भ्रम होता है, या प्रत्यक्ष अवबोधन होता है साथियों? वह होता है संतुलन, इक्विब्रेशन वह होता है। दोनों के अंदर आत्मसात्करण और समायोजन या समंजन के अंदर अगर हमने दोनों में हमने संतुलन बैठा लिया है तो वह संतुलन ही होगा, इक्विब्रेशन ही होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 वर्षीय लड़का मनीष की बात हो रही है। दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यानी कि मनीष के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने ही दृष्टिकोण से सोचता है, अपने ही अनुभवों से देखता है, सोचता है, विचार करता है, और दूसरों के दृष्टिकोणों को वह क्या करता है? समझने में असफल रहता है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है साथियों? यह जो प्रश्न है साथियों मेरे को जीन पियाजे से संबंधित लग रहा है, क्योंकि ये जीन पियाजे ही कहते हैं। संरक्षण के बारे में बात की जा रही है, प्रतिवर्ती चिंतन के बारे में बात की जा रही है, या फिर आत्मकेंद्रितता की बात की जा रही है, या वैज्ञानिक तार्किकता की बात की जा रही है? साथियों दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से सोचता है। ये स्टेज हो गई, आपको मैं बता दूं, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष की स्टेज के अंदर है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा है, और उसी के अंदर बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, जिसे हम कह सकते हैं ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा क्या करता है कि जो बच्चे को अच्छा लगता है बस वही सारी एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। आपको पता है, आप अपने घर पे जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपका टीवी चलाते हो, तो टीवी चलाने से पहले बच्चा रिमोट लेकर क्या करता है कि कार्टून चलाएगा, मोटू पतलू देखेगा, और साथ ही साथ क्या देखेगा? एक दूसरा कार्टून आता है ना, वो डोरेमोन देखेगा। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन बच्चे को पसंद है और बच्चे की पसंद ही सभी घर में चलेगी। सभी घर के लोग वही कार्टून यहाँ पर देखने वाले हैं जो बच्चे को पसंद है, नहीं तो बच्चा क्या करने लग जाएगा? बस एक ही काम है, रोने लग जाएगा। तो बच्चे में कौन सी भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है? हमें आत्मकेंद्रितता बच्चों के अंदर दिखाई देती है। स्टेज कौन सी होगी साथियों? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये कहलाएगी जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास और कानून व्यवस्था, कौन से चरण की बात हो रही है? कानून एवं व्यवस्था चरण में है, तो उसका मत होगा, देखते हैं ऑप्शन आता है, कानूनों नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रश्न रखने के लिए करना चाहिए, कानून और तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो लॉरेंस कॉलबर्ग का जो ये सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके अंदर
यहां कहा जा रहा है कि जो पारंपरिक स्तर यहां पर देखा जाता है, 3 स्टेज दी गई है इन्होंने, पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। तो यह स्टेज बच्चा कानून व्यवस्था की बात यहां पर एडोलसेंस के अंदर बच्चा करता है। और साथियों मैं बताऊं आपको कि इसके अंदर बच्चा कानून एवं व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो यह 3rd नंबर की स्टेज के अंदर बच्चा हर चीज अवेयरनेस इसमें बच्चे में आ जाती है, सोशलाइजेशन से पूरी तरह यहाँ पर बच्चा कनेक्ट हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, जिससे कि सामाजिक प्रणाली यहाँ पर सुगम बनी रहती है। पूरी तरह सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशलाइजेशन बच्चा के अंदर पूरी एक्टिविटी यहाँ पर निभाना शुरू कर देता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे साथियों, आगे का प्रश्न हमारा है, देखिएगा आगे का प्रश्न कह रहा है लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत यहां पर दिया है। वाइगोस्की ने साथियों आपको पता है वाइगोस्की महोदय के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है कि बच्चे सोशल और कल्चरल के माध्यम से ही सीखते हैं और उन्हीं से उनका क्या होता है, विकास होता है। ये वाइगोस्की कहते हैं, इन्हीं का सिद्धांत। तो इनमें से देखते हैं कौन सा है। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जी नहीं। व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जी नहीं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कौन सा हो जाएगा साथियों, 3rd नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वाइगोस्की के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वाइगोस्की के द्वारा ही दिया गया है। कि बच्चा समाज के अंदर और अनेक सारी संस्कृतियों के माध्यम से ही अपना क्या करता है, विकास करता है, भाषा का विकास करता है। ये वाइगोस्की साहब कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। चुनौती महसूस कर रहा है, ठीक है। लेवाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को यहां पर क्या करना चाहिए, देखते हैं क्या करना चाहिए। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। देखते हैं, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, जी नहीं। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। साथियों दंड देना बहुत गलत बात है, दंड हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और आजकल तो गवर्नमेंट्स ने बच्चों को दंड पर तो बिल्कुल रोक ही लगा दी है, उसकी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें हो जाएगा साथियों 2nd नंबर का ऑप्शन, यानी कि विद्यार्थी अगले कदम हेतु संकेत और इशारे में देना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं इसके फोल्डिंग या फिर मैं बात करूं पाठ प्रदान करना चाहिए बच्चों को, यानी कि बच्चों को मदद यहां पर करनी चाहिए। बच्चों की मदद हमें थोड़ी करनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा साथियों, बच्चों का अगर बच्चे कहां अटक रहे हैं उनको इशारों और संकेतों के माध्यम से आप थोड़ी उनकी हेल्प कर दोगे तो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं, अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रचयिता लेवाइगोस्की कह रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, उसी के अंदर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा है, सीखने सिखाने वाली जो कक्षा है, उसमें विद्यार्थियों को किस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जी नहीं। जितना हो सके उतना कंटेस्टीकरण करके बच्चों को रटवा के तैयार कर दो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, बिल्कुल भी नहीं। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर ही हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए। साथियों एक बाल केंद्रीय कक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ही ये होती है कि एक्टिव लर्नर बच्चों को बनाना है और सक्रिय होकर ही बच्चे यहाँ पर सीखेंगे और क्या कर पाएंगे, ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है होवर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। साथियों होवर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर बताई गई है, उन 8 प्रकार की बुद्धि में से इनमें से कौन सा नहीं है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बस घुमा फिरा के इनकी बुद्धियों में से प्रश्न आते हैं गार्डनर की। भाषाई बुद्धि है साहब, स्थानीय बुद्धि ये भी है, भावनात्मक बुद्धि, संगीत बुद्धि भी है, लेकिन इसमें भावनात्मक बुद्धि नहीं है। होवर्ड गार्डनर के द्वारा
8 प्रकार की बुद्धियों में से भावनात्मक बुद्धि नहीं है, बाकी 3 बुद्धियां उनकी 8 बुद्धियों में से ही है, इसलिए ऑप्शन नेगेटिव का कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। अगला है साथियों अभिकथन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? एनसीएफ 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ये कह रही है कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही हमें एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, तभी बच्चों को अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपनी भाषा को डेवलपमेंट कर पाएंगे। कारण क्या है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों ही राइट हो जाएंगे साथियों, और उनकी व्याख्या भी हो रही है। ये यहीं कंप्लीट है। आगे का पेज लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा साथियों, एक अध्यापक, एक सेकेंड, हाँ, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों में किस प्रकार निपटाना चाहिए। यानी कि एक टीचर को कक्षा के अंदर या फिर स्कूल के अंदर जो जेंडर स्टेरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है, इसको किस तरह निपटना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। जी नहीं, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दे। बिल्कुल राइट है, लेकिन और भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। जी नहीं, कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, तभी तो जेंडर रूढ़िवादिता बच्चों की समझ में आएगी और फिर दूर होगी। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा के अंदर ही एक टीचर को उदाहरण देकर बार बार बताना चाहिए कि देखो साथियों, जेंडर यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए हमें समाज के अंदर जागरूकता फैलानी है, तो ये कदम हमें कक्षा के अंदर बच्चों को देना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक कक्षा के अंदर एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। जी नहीं, जहां केवल लग गया हमारा ऑप्शन वहीं कट जाएगा। केवल सुविधा वंचित समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। जी नहीं, ये भी कट जाएगा। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति यहां पर करनी चाहिए। नहीं, ये भी कट जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का हमें क्या करना चाहिए साथियों, सम्मान करना चाहिए। कक्षा के अंदर विविध पृष्ठभूमि से जो भी बच्चे बालक बालिका हैं, उनके जो भी अनुभव हैं, वो जिस भी सामाजिक संस्कृतियों से यहाँ पर आए हैं, उनके अनुभवों के संदर्भ में उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनका क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर सम्मान करना चाहिए, उनका आदर हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, एक मिनट, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 पर हम पहुंच चुके हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या फिर पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। यानी कि हमें पूछा गया है कि एक क्लास चल रही है, चलती हुई क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट में जो किस तरह का मूल्यांकन यहाँ होना चाहिए, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। क्या अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, क्या अधिगम का आकलन होना चाहिए, क्या योगात्मक आकलन होना चाहिए, क्या असतत मूल्यांकन होना चाहिए। साथियों, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा साथियों अधिगम के लिए आकलन, यानी कि सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। सीखने के लिए आकलन होगा, तभी तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों में जो स्किल डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर शिक्षण की यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, वो यहाँ पर बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि एक कक्षा के अंदर विभिन्न वर्गों के समुदाय के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें किस तरह की अवसर या प्रदान करना चाहिए,
तो वह कक्षा किस तरह की होगी? क्या वह एकीकृत कक्षा होगी, क्या वह विशेष कक्षा होगी, क्या वह अप्रगतिशील होगी? साथियों वह होगी समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम वह कहलाएगा, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर हमारे होंगे। अगला है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। वही प्रश्न वापस आ रहे हैं कि वंचित जो पृष्ठभूमि है उन बच्चों को संबोधित करने के लिए किस तरह का हमें यहाँ पर काम करना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या है, उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें, बिल्कुल भी ना दें, उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और कक्षा चर्चा में उन्हें शामिल करें। बिल्कुल राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा साथियों। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों को कक्षा के अंदर हमें उनकी जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका सम्मान यहाँ पर करना चाहिए, उनसे हमें चर्चा करनी चाहिए, उनसे बहस करनी चाहिए और उनके जो भी अनुभव है वो सबके सामने यहाँ पर रखने चाहिए। तभी तो क्या होगा, वह भी तो एक मैच्योर होंगे। अगला प्रश्न, अगला है हमारा साथियों, अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी आवश्यकता है, यानी कि किसी व्यक्ति में संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ और आंख की सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। कौन सी है वह साथियों? क्या वह पठन वैकल्य है, क्या वह भाषा वैकल्य है, क्या वह गुण वैकल्य है, क्या वह गति समन्वय वैकल्य है? कौन सा है बताइए साथियों, एक बार सभी साथी यहाँ पर आंसर देंगे। यह साथियों हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमारे बॉडी से संबंधित बात की जा रही है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से बात की जा रही है, शारीरिक निपुणता की बात हो रही है, संतुलन की हो रही है, हाथ और आंख की हो रही है, तो वह है मोटर स्किल यानी कि गति समन्वय वैकल्य की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों के होने की संभावना रहती है? देखते हैं ऑटिज्म जो वाले विद्यार्थी हैं साथियों, ये प्रश्न भी बार बार ही रिपीट हो रहा है, यानी कि अभी ये जो 7 जुलाई हुआ था, 7 जुलाई को जो 7 जुलाई 2024 को हुआ था उसमें भी आया था और 2023 वाले पेपर में भी आया हुआ है। तो ऑटिज्म जो वाले विद्यार्थी हैं वो किस परेशानी से जूझते हैं? संप्रेषण में कठिनाई होती है उनको, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा होती है, बुद्धि लब्धि का स्तर बहुत कम स्तर का होता है या उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है। तो किस तरह की कठिनाई हमें देखने को मिलती है साथियों? संप्रेषण में कठिनाई होती है उन बच्चों के साथ जो जिनमें स्वालीनता यानी कि स्वालीनता की जिसके अंदर हमें दिखाई देती है, यानी कि ऑटिज्म वाली जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर संप्रेषण यानी कि बातचीत के अंदर हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो एक ही जो शब्द है उसको यहाँ पर बार बार बोलने का प्रयास करते हैं, वाक्यों को बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका के द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाता है? यानी कि विद्यार्थियों में जो चयनित शैलियां हैं सीखने की, उनमें व्यक्तिगत जो अंतर है उनको एक टीचर किस तरह यहाँ पर संबोधित करेगी? देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में करेगी? बिल्कुल भी नहीं। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाई जाने चाहिए? जी नहीं। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए? देखते हैं। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो। साथियों 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि इसके अंदर हमें कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगला है साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। तो एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है वह किस तरह की हमें फैसिलिटेट करती है? ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, ज्ञान का प्रभुत्वकारी स्रोत या अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह या फिर आज्ञावादी जीव? कौन सा होगा साथियों? एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को
सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में ही क्या करती है, अपेक्षित करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की हमने यहाँ पर आपके सामने बात की है। तो साथियों अगला हमारा है, अगला प्रश्न है रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान ने हर शब्द का भूतकाल के रूप में दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों के द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान अपनी सोच की देश की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये कौन सी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है? रेहान, जो कि साथियों मैं बात करूं आपके सामने कि बार बार वह उसी ही शब्द को ईडी शब्द को लगाने से मतलब भूतकाल वह शब्द का रूप बन रहा है। तो वह क्या कर रहा है, क्या उसको नियमित कर रहा है या अति नियमित कर रहा है? यानी कि नियमों का उल्लंघन वह कर रहा है तो वह अति नियमित यहां पर हो जाएगा साथियों। सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। रुझान अपनी जो सोच है उसकी अति नियमितता को यहां पर दर्शा रहा है। 25वां प्रश्न है, ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो तकनीक है बच्चों में उसे विकसित करने के लिए किस तरह का हमें डेवलपमेंट या उपयोग किया जा सकता है। देखिए, क्या हमें अभिसारी सोच रखनी चाहिए या प्रक्रियात्मक सोच, स्थिरता या अपसारी सोच या फिर अनुक्रिया समुच्चय, किस प्रकार की हमें यहाँ सोच रखनी चाहिए? बताइए साथियों। आपके सामने 25वां प्रश्न का आंसर आप लगाना है। इसमें हमें यानी कि विचारावेश की बात की जा रही है साथियों। विचारावेश के अंदर यानी कि आप मानोगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करवाना है, विचार पैदा करवाने हैं। यानी कि अपसारी चिंतन की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। 2 प्रकार का चिंतन यहाँ पर होता है, एक तो अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। अभिसारी की बात की जाए तो इसमें जिसका उत्तर एक ही होता है, यानी कि उत्तर एक ही होगा, जिसका उत्तर एक ही होगा, एक ही होगा, वह क्या हो जाएगा? वह तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये अच्छा, जिसका उत्तर एक ही होगा वह तो अभिसारी चिंतन हो जाएगा। और जिसके यानी कि एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अनेक उत्तर होंगे तो वह अपसारी सोच को ही बढ़ावा देगा, क्रिटिकल थिंकिंग को ही बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है साथियों, रचनावादी, एक सेकेंड, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यानी कि रचनावादी कक्षा वह होती है जो सीखने सिखाने पर ही निर्भर रहती है, टीचर और स्टूडेंट के मध्य। सभी बच्चों को मानक निर्देश देना होगा? जी नहीं, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से ही प्रकट करें। देखते हैं, सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो रचनावादी जो कक्षा है वह हमें क्या कह रही है? इसके अंदर बच्चों को हमें किस तरह की वो देना चाहिए? साथियों, सेकंड नंबर का ऑप्शन ये कह रहा है कि रचनावादी कक्षा के अंदर हमें सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जो बच्चा होता है वह अपनी क्षमता को ही सर्वोत्तम रूप से प्रकट करेगा। यानी कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है और उसी क्षमता को एक टीचर को यहाँ पर पहचानना होता है, ताकि बच्चे अपनी जो भी क्षमताएं लेकर यहाँ पर विद्यालय में या कक्षा के अंदर हैं तो उनको आपको बाहर निकालना है। ये एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की पद्धति का पहला चरण है? यानी कि फर्स्ट चरण है। साथियों, समस्या समाधान की जो फर्स्ट
आपका चरण होगा, फर्स्ट स्टेप होगी कौन सी, ये देखते हैं। समस्या को परिभाषित करना, समस्या को परिभाषित तो पहले करेंगे, तब हम पहले समस्या को तो पहचानेंगे। समस्या की पहचान करना साथियों सेकंड नंबर पर हमें मिल गया है। समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 28 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बात यहाँ प्राथमिक विद्यालय की चल रही है कि यहाँ छात्रों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथियों यहाँ अंकों के लिए हमें प्रेरित नहीं करना चाहिए। अंकों के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चों में हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। ये हमारा कर चुका है। प्रत्येक गतिविधि के लिए यहाँ प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड हमें रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथियों ये भी गलत हो चुका है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता हम करेंगे और उसी दिशा में कार्य करने के लिए उनका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। जिस दिशा में बच्चा जा रहा है, जिस दिशा में बच्चे की रुचि है, बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसको आगे बढ़ाने में हम उसकी बच्चे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, अभी कथन क्या कह रहा है साथियों, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। कारण क्या है, किसी भी समस्या या जो डेवलपमेंट है वो हर बच्चे को ऐसी एक्टिविटी लाकर यहाँ पर हमें उसको बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा अपना जो बौद्धिक मानसिक जो मेंटल प्रोसेस है वो करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान बच्चा यहाँ पर कर सके तर्क और चिंतन के माध्यम से। किसी भी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण जो समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। बिल्कुल सही बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 29 का भी आपका ए ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों सही हैं और दोनों आपस में व्याख्या भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथियों अंतिम प्रश्न आज का हमारा ये होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। नेगेटिव पूछा है कि नहीं देता है, सीखने की प्रक्रिया में हमारा पॉजिटिव रूप से योगदान नहीं देता है। कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो कौन सा इनमें से एक नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है साथियों? क्या समकक्षियों के साथ सहयोग सही है या गलत है? समकक्ष के साथ आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, अपसारी चिंतन आपका पॉजिटिव है, चर्चाएं आपका पॉजिटिव है। चर्चाएं हमें बच्चों से ज्यादा करनी चाहिए। अगर अपसारी की जगह यहाँ पर अभिसारी हो जाता तो साथियों आंसर वही होता, लेकिन यहाँ अपसारी है, ये बिल्कुल राइट है। ये तीनों की तीनों ही पॉजिटिव है। तीनों की तीनों ही कैसे हैं? तीनों की तीनों ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। केवल आपका जो कुपोषण है वही नेगेटिव है। तो साथियों आज हमने आपके सामने चर्चा की कि सीटेट के अंदर जो सीडीपी की क्लास है उसके अंदर हमने आज पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीडीपी में और पूछे गए हैं हमसे कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी चर्चा आपके सामने की है। आप सभी को यहाँ पर आप सभी ने आप क्लास को अच्छे से देखा है और यहाँ पर पहचाना भी है और आप सभी ने यहाँ पर अच्छे से प्रश्न के उत्तर भी यहाँ पर दिए हैं। शायद मेरे को लगता है कि सभी बच्चों ने यहाँ 30 में से 30 प्रश्नों के ही उत्तर यहाँ पर दिए हैं और जो बिल्कुल सही भी हैं। साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। और साथियों अगली क्लास हम आपके सामने लेकर आएंगे और आज की क्लास को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। सभी साथ